की, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ हमें एक्सप्लेन करना है। देखो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कूलम्ब्स लॉ को भी आसानी से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कूलम्ब लॉ जो है ये न्यूटन के लॉ को फॉलो भी करता है। तो चलो आप करके देखते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिया, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है y एक्सिस मान लो, ये जो है x एक्सिस मान लो, ठीक है। इसमें दो चार्जेस हमने लिए हैं, एक लिया है क्या Q1 और एक लिया है Q2, ठीक है। एक Q1 एक Q2, ठीक है। तो Q1 का जो लोकेशन बताएगा, जो पोजीशन बताएगा इस कोऑर्डिनेट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 जो है बच्चों, उसको मैंने मान लिया कि वो क्या है, R1 है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 जो है, ठीक है, वो क्या है, R2 है, ठीक है। तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 जो कौन सा होगा, अगर Q1 से Q2 की तरफ वेक्टर लीड कर रहा है तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड R12 वेक्टर। अगर Q2 से Q1 की तरफ लीड करेगा तो R21 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 की तरफ तो R12, 2 से 1 की तरफ तो 21, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। तो ये आपका ये डायग्राम बन चुका है। आओ अब देखते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और हम जानते हैं फोर्स का, अभी जो कूलम्ब ने बताया उसका मैग्नीट्यूड की बात करें जाए तो वो तो ये ऐसे था, ठीक है, K mod Q1 mod Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो अभी क्या था, डिस्टेंस था, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये भी मैग्नीट्यूड ही बोल सकते हो, ठीक है। R स्क्वायर आप यही समझ रहे थे अभी तक। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में जैसे ही इस पे ये पहनाओगे एरो, इसको कुछ अलग लिखना होगा। देखो ये K कांस्टेंट, Q1 स्केलर क्वांटिटी, Q2 स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। So these are all the magnitudes and we have to write it into vector form just like this. If you know that if you put the unit vector f, then we can write vector f divided by its magnitude, ठीक है। A vector divided by its magnitude is known as unit vector. So you can write like this: vector f equals to magnitude of f into unit vector f. So unit vector is the quantity, vector quantity which tells about the direction of f, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो ऐसी क्वांटिटी है जो उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का। तो इस फॉर्म में अगर लिखना हो तो अभी आप देखो तो ये सिर्फ मॉड एफ है, अभी आपने क्या लिखा, मॉड एफ लिखा। आपको यहाँ पे कुछ यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा जो कि डायरेक्शन शो करेगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं एज जनरल, तो वो दो तरह के फोर्स पे काम करेगा। अगर बोला जाए कि Q1 इसको Q2 को आके हिट कर रहा है तो फोर्स किस पे लगा, 2 पे लगा, ठीक है। 2 पे लगने वाला ये फोर्स है बच्चों, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो 2 पे ये फोर्स लगा, ठीक है, लगा किस पे, 2 पे, लगाया किसने, 1 में, तो F21। तो इसको हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे लगा 1 के कारण, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप बात करो जब 2 1 पे लगा है, फोर्स ऑन 1, ठीक है, ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हम पहले निकालते हैं F21, ठीक है, फिर F12 भी निकालेंगे और ये भी प्रूव कर देंगे कि ये थर्ड लॉ न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। तो चलो आज शुरू करते हैं वेक्टर F का लिखना। और कौन सा वेक्टर, पहले इसमें हम क्लियर कर दें फिगर में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझना होगा इन फिगर, ठीक है। चलो आओ हम देखते हैं इन फिगर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो ध्यान से, Q1 और Q2 क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज है। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है, ठीक है। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है, ठीक है। R12 वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 से Q2, ठीक है। R21 वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 से Q1। और यूनिट वेक्टर R12 की अगर बात करो तो ये
ठीक है। यूनिट वेक्टर अगर r12 की बात करो तो ये वेक्टर ये फोर्स F21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर r21 की बात करो आप, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने पूरे एक्सप्रेस कर दिया जो फिगर में है, ठीक है। अब आओ उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं बच्चों। हाँ, तो देखो जो Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण वो कौन सा है, F21। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो क्या होगा, वेक्टर F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विद वेक्टर साइन। तो K जो कांस्टेंट है, Q1 स्केलर क्वांटिटी, Q2 स्केलर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, तो बीच में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो r12 है, ये वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2 है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12, बट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिकॉज़ कूलॉम टोल्ड दैट डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर है। सो वी कैन राइट हियर द मॉड ऑफ वेक्टर r12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, जो उसका डिस्टेंस देगा, इस दूरी की बात करेगा, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। अगर बात करी जाए आपको कि इसका डायरेक्शन बताने वाला कौन काम कर रहा है, तो आप देखो यहाँ से 1 से 2 की तरफ, किधर 1 से 2 की तरफ, तो आप यहाँ पे लगा दोगे, जो डायरेक्शन बताएगा वो यूनिट वेक्टर r12 होगा। यूनिट वेक्टर r12 इसका डायरेक्शन बनाएगा। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कूलॉम ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, सो यू कैन राइट लाइक दिस फॉर 1 नंबर, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर की थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर वेक्टर की जानकारी है तो इसको हम और अच्छे से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे इसको करना है। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखो वेक्टर की कुछ जानकारियाँ जो आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, ये जानकारी है। और एक चीज और देखो, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2 अगर आपको लिखना है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो r2 माइनस r1। इन दोनों का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, इसको और ओपन कर सकते हैं। तो आओ करें। नाउ 1 बिकम्स, तो 1 का क्या हालचाल है, आप देखो इन सब वैल्यूज को जब आप रखोगे तो जो 1 होगा, जो फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, वो हो जाएगा K मॉड Q1 मॉड Q2, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर r12 की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। ये तो यूनिट वेक्टर r12 की जगह वो वैल्यू मैं रखूंगा तो क्या होगा, वेक्टर r12 डिवाइडेड बाय मॉड r12 वेक्टर। आप देखो यहाँ मॉड r12 वेक्टर पे पावर 2 है और यहाँ पे मॉड r12 के वेक्टर पे पावर 1 है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। आपको मालूम होगा, मैथमेटिक्स की इतनी जानकारी तो आपको होगी, ठीक है। तो F21 जो आपका हो गया बच्चों, क्या हो गया कि मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे पावर 3 एंड ऊपर वाला ये वेक्टर बचा रह गया r12 वेक्टर, ठीक है। अब इसको और ओपन अगर करना चाहो तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। ये वाली जो कड़ी है इसका भी आप आसानी से इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये भी एक वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो और अच्छे से भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलो आओ देखें कैसे इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। वही बात है, आप इसको रख दो, तो K मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाई r12 की जगह हम रखेंगे r2 माइनस r1 पे पावर 3, ठीक है। और r12 वेक्टर जो है वो वेक्टर r2 माइनस r1, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आपका हो गया F21 की बात।
तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, F12 भी निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी हम इसी तरह से बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो एकदम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ऐसे लिख ले जाओगी, या एक चीज मैं शॉर्टकट बताता हूँ, सिमिलरली करके आप लिख देना। जहाँ पे देखो ये वेक्टर का साइन है, जहाँ पे 1 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 कर दो। तो तुम सेम प्रोसेस से लिख लो, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो ठीक है, तो चार्ज 2 पे जो लगने वाला फोर्स है 1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला जो फोर्स है, तो F12 है। जैसा मैंने बताया था कि जो F21 आपने निकाला, उसमें बस जो वेक्टर्स हैं उसमें क्या कर दो आप, सफिक्स को चेंज कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो, ठीक है, और जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो। देखो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है, सफिक्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, 1 और की जगह 2, 2 की जगह 1। तो आप सेम चीज लिख लो जाओगे, या जैसे बताया उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हमें एक चीज और प्रूव करना था, मैं पहले बोला था आपसे कि ये न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। आओ देखते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मॉड R1 माइनस R2, इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, माइनस कॉमन। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा बच्चों, तो देखो ये 1 2 वेक्टर, ठीक है, माइनस को मैं पहले ही ले लेता हूँ, अब अंदर लिखता हूँ कि मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 वेक्टर पे पावर 3। और ये देखो यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया था, तो यहाँ से जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो देखो क्या हुआ, ये माइनस बाहर आया तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब ये जो अंदर चीज है इसको अगर मैच कराओ, देखो बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, जो F21 है, ये जो ब्रैकेट वाली बात है ये कुछ और नहीं है, क्या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, जो 2 पे फोर्स लग रहा था 1 के कारण, ये वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम का सेम है। तो एक चीज अब ध्यान दो, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे मॉड में R1 माइनस R2 पे पावर 3 है, यहाँ पे मॉड में R2 माइनस R1 पे पावर 3 है। अब ये आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो मुझे ये बताओ, ये जो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 तो इधर से इधर ये पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ गए R1 माइनस R2, या R2 माइनस R3 यहाँ से यहाँ गए, तो ये डिस्टेंस यही है ना। तो जब इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लोगे, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो लिखा गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मॉड R1 माइनस R2 लिखो या मॉड R2 माइनस R1 लिखो, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसका भी यहाँ से एकदम स्पष्ट हो गया, ये जो ब्रैकेट में हम लिखे हैं ये कुछ नहीं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो था, ये माइनस पहले ही लिखो, माइनस के बाद एक ब्रैकेट वाली जो चीज है वो यहाँ पे 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये है आपका न्यूटन्स लॉ को फॉलो करा, एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। आपको देखो F12 इधर है और F21 इधर है, तो F12 इधर और F21 इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो भी करता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, दिस शोज Coulomb's law follow the Newton's law. This shows Coulomb's law follow the Newton's law. Newton's law of motion. ठीक है, तो ये पूरा आपने इसको वेक्टर फॉर्म में अच्छे से पढ़ लिया और सीख लिया, ठीक है। चलो बात होती है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं ये, अगर एक कोई पर्टिकुलर चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेज हों, उन सारे चार्जेज की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी इसको कह सकते हैं। ये स्टेट ऐसे करता है, ये बोलता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे दूसरे चार्जों की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, उन सारे फोर्सों का अलग अलग जो उस पे लग रहे हैं वेक्टर सम होता है, ठीक है।
उस पर्टिकुलर को ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे मान लो ये Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज पे इन सारे फोर्सों की वजह से जो लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करना है। जो नेट फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जो नेट फोर्स होगा इस Q0 पे, ठीक है, जो नेट फोर्स है इस Q0 पे, ठीक है, वो क्या होगा, फोर्स जो Q1 की वजह से Q0 पे लग रहा है। तो Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स क्या लग रहा होगा, आप देखो यहाँ से इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करें, उसको लगने का जो डायरेक्शन होगा, आप देखो देख से लीनियर इधर होगा। दिस इज द फोर्स ऑन 0 Q0 ड्यू टू 1। इसी तरह से आप देखो अगर ये Q2 की वजह से इसमें फोर्स जो लग रहा है, तो Q को लाइन ज्वाइन करा दो ऐसे Q2, ठीक है। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये आपका इधर होगा, ठीक है। ये किसके पे लगा, ये लगा Q0 पे, फोर्स ऑन Q0 किसके कारण, Q2 के कारण, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इससे से Q3 की वजह से जब इसको लाइन ज्वाइन करा दो ऐसे, ठीक है, लाइन ज्वाइन करा दिया। अब Q3 की वजह से जो Q0 पे फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा आप देख सकते हो इधर होगा, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन 0 Q0 ड्यू टू 3, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो इसमें क्या कहता है सुपरपोजिशन, तो ये जो नेट फोर्स Q0 पे लग रहा है, ये जो नेट फोर्स Q0 पे लग रहा है, इन सारे फोर्सों का इंडिविजुअल सम होगा। सपोज करो अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज हो जो Q1 हो, Q1 Q2 Q2 जैसे Qn कोई चार्ज हो, तो उसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n, ठीक है। तो ये सारे फोर्स जो इस पे लग रहे हैं उनको अगर हम जोड़ दे तो नेट फोर्स जो Q0 पे लग रहा है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F नेट जो होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F01 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से जब तक जाएगा, ठीक है, या क्या तक भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बारी बारी से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले फॉर्म निकालते हैं फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ठीक है। नाउ इसको अगर इक्वेशन नंबर आप 1 देखो तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 आप आसानी से लिख सकते हो। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 जो होगा, देखो K कांस्टेंट है, मॉड Q1, ठीक है, मॉड Q1 ये, ठीक है, इसमें लगाया, इसमें Q0 पे, तो Q1 किस पे लगा, Q0 पे, तो मॉड Q1 लिखो, मॉड Q0 लिख दो, ठीक है, लगा किस पे, Q0 पे। इन दोनों के बीच में लीडिंग वेक्टर कौन सा होगा, Q1। देखो Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाया तो आपको मालूम है R10, तो R10, R1 से 0 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, R10, ठीक है। तो R10, ठीक है, आप और आप वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ चुके हो। R10 जो वेक्टर होगा इस पे पावर कितना होगा, 3 होगा। और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आ रहा था आप देख रहोगे, तो इसके साथ वेक्टर यूनिट वेक्टर को तो मैंने इसी में ऐड कर दिया, ठीक है। तो अच्छा ऐसे ही समझ सकते हो, चलो स्क्वायर की ले लो, स्क्वायर ले लो तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। अब यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, Q10, तो 1 से 0 की तरफ, तो R10 क्या, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो क्या, F02 क्या होगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों बड़े आसानी से। तो F ऑन 0 ड्यू टू होगा जो 0 पे Q0 पे फोर्स लगा तो Q2 के कारण वो क्या होगा, आप आसानी से आप लिख सकते हो। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, Q2 Q0, ठीक है। देखो दो ही फोर्स हैं, एक Q2 लगा रहा है और Q0 पे लग रहा है, तो Q2 Q0, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा तो लीडिंग फ्रॉम 2 to 0, 2 to 0, ठीक है। तो 2 to 0 मतलब R20, ठीक है, स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2 से 0 की तरफ, 2 से 0 की तरफ, तो R20 क्या है। इसी तरह से आप Fn तक लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n, सिमिलरली आप ऐसे ही लिख सकते हैं। Qn हो जाएगा, वो Q0 पे लग रहा होगा, ठीक है, कहाँ से लीड कर रहा होगा, n से 0 की तरफ लीड कर रहा होगा, तो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, R1 n से 0 की तरफ। इन सब वैल्यू को उठा के अगर हम इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इस सबको मैं मान, ठीक है। तो नाउ 1 बिकम्स, अगर इन तीनों को उठते सारे को उठा के 1 में डाला जाए तो 1 क्या है, तो नाउ 1 बिकम्स, ठीक है। अब देखो 1 क्या आ रहा है, तो देखो नेट फोर्स जो इस पे लगा वो क्या था,
नेट फोर्स ये आया, सारी वैल्यू हमने रख दी इसमें, ठीक है। अब वो कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आप कॉमन देखा तो देखो सब में के टर्म आ रहा है कॉमन, और सब में जो है Q0 कॉमन दिख रहा है, तो सब में से के और Q0 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर के और Q0 सब में से कॉमन लोगे तो देखो क्या मिलेगा, जो यप नेट होगा साफ साफ आपको दिखेगा कि के तो बाहर आ गया, ठीक है, और Q0 भी साथ में बाहर आ गया, ठीक है। तो बचा क्या अंदर, अंदर अगर आप देखोगे तो बचा क्या, Q0 अपॉन सॉरी Q0 तो कॉमन हो गया, Q1 अपॉन R10 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R20 वेक्टर का स्क्वायर अपॉन R20 यूनिट वेक्टर, ठीक है। प्लस ऐसे ही हम अगर बात करें एंड सो ऑन, तो यहाँ से अगर कंटिन्यू करा जाए इसके नीचे, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, n की लिख सकते हो। तो n जो आएगा वो क्या आएगा, Qn अपॉन Rn0 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर Rn0 कैप, ठीक है। ये आपका पूरा वेक्टर फॉर्म हो गया इस कूलम्ब्स लॉ का, और वो भी जब कई फोर्स किसी एक पर्टिकुलर चाल पर काम कर रहे हैं तो ये पूरी कहानी थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स का काम करेंगे, ठीक है।